हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले इसेंशियल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे चौथी वीडियो है और आप पहले भी वीडियो मेरे देख सकते हैं जाके चैनल पे। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि क्या क्या इसेंशियल कंडीशन है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 10 से हमें पता चलता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे हम लोग को ये पता चलता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और फिर जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, और जो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। तो ये चारों चीज़ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल की जाती है तो उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ये चार कंडीशन है। अब हम लोग एक एक करके सारे कंडीशंस को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो सबसे पहले कि एक पार्टी मेजोरिटी होनी चाहिए, फिर साउंड माइंड की होनी चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो सबसे पहले मेजर, अगर कोई भी आदमी है 18 ईयर प्लस, उसने अगर अटेन नहीं किया है, कोई भी पर्सन है, तो अगर उसने 18 ईयर्स अटेन नहीं किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कोई एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रैशनैलिटी ऑफ थॉट नहीं होता है। तो इस कारण से लॉ एक माइनर का कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता है। फिर उसके बाद पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड, अब साउंड माइंड एक पर्सन कैसे है वो डिटरमाइन करना हमें सेक्शन 12 से पता चलता है कि हम कैसे पता करेंगे एक पर्सन साउंड माइंड का है कि नहीं। तो सेक्शन 12 हम लोग देखते हैं, व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। A person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. तो सेक्शन 12 ये बताता है कि एक पर्सन को साउंड माइंड का तब बोला जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तब उसे अपने बुद्धि से काम लेकर अपने इंटरेस्ट में एक रैशनल जजमेंट ले सके। तो सेक्शन 12 उसे साउंड माइंड कहेगा। सेक्शन 12 ये भी बताता है कि अगर कोई पर्सन ओकेजनली अनसाउंड माइंड का होता है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम साउंड माइंड का हो, तो तब उसका कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। और वहीं अगर पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अनसाउंड माइंड का हो, तो वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कहा जाएगा। तो अब तीसरा जो है वो है नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो इसका क्या मतलब है? नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब है कि किसी भी कंट्री के लॉ से वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है वो पर्सन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन को टेररिस्ट यूएपीए में डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो उसी तरह बहुत सारे लॉ है जिसके अंडर अगर एक पर्सन को ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। या फिर कोर्ट ने कोई ऑर्डर ग्रांट किया है कि ये पर्सन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो तब भी वहाँ पे कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, मोहरी बीबी के केस को देखते हैं। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को उजागर किया था, जो कि है वॉइड एब इनिशियो। माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। तो उससे पहले क्या होता था कि जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल एग्रीमेंट होता था। इस केस के बाद वो वॉइड एब इनिशियो हो गया। तो इस केस के फैक्ट्स मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो इसमें जो धर्मोदास घोष होता है वो एक माइनर होता है, वो माइनर होता है, और उसने केदारनाथ एक पर्सन होता है जो कि एजेंट होता है ब्रह्मोदत्त का। तो धर्मोदास ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की होती है और उसने 8000 एज एडवांस केदारनाथ, जो कि ब्रह्मोदत्त का एजेंट है, उससे ले लिया होता है। तो अब क्या होता है, जब ये सब सिलसिला चल रहा होता है तब धर्मोदास की जो मदर है वो केदारनाथ को लेटर लिख के भेजती है कि मेरा जो सन है वो माइनर है, तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। तो पर यहाँ पे क्या होता है कि केदारनाथ ने धर्मोदास घोष से एक लेटर साइन करवाया होता है, डिक्लेरेशन लेटर, कि तुम मुझे 8000 एज एन एडवांस धर्मोदास घोष ने लिए थे, और वो 12,000 जब वो मेजोरिटी अपना अटेन कर लेगा तब वो लेगा 12,000 रुपये, और वो बाद में जब अपना मेजोरिटी अटेन करेगा तब वो पैसे चुकाएगा। तो ये ब्रह्मोदत्त केदारनाथ ने साइन करवाया होता है एक डिक्लेरेशन लेटर। तो ये अपनी उसकी गार्जियन को इन्फॉर्म करता है, धर्मोदास की मदर को। तो अब धर्मोदास के फ्रेंड के थ्रू सबसे पहला केस स्टार्ट होता है लोअर कोर्ट में, हावड़ा के लोअर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, जहाँ पे वो कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर यहाँ से जब लोअर कोर्ट ने ये हल किया तो फिर एक अपील की जाती है कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जब केस होता है उसमें भी सेम स्टेटमेंट जो लोअर कोर्ट ने किया है वही बोला जाता है।
तो अब क्या होता है, इस बीच जो ब्रह्मोदत्त होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ब्रह्मोदत्त की वाइफ मोहरी बीबी अब यहाँ पे केस फाइल करती है धर्मोदास के अगेंस्ट प्रिवी काउंसिल में। अब जब प्रिवी काउंसिल में केस होती है तो प्रिवी काउंसिल ये डिक्लेयर करती है कि जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माइनर कंसेंट देने के हालत में ही नहीं होता है, क्योंकि माइनर की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है वो उतनी नहीं होती है जो कि समझ सके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को। तो प्रिवी काउंसिल कहती है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं, वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये वॉइड होता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या ब्रह्मोदत्त का जो पैसा था, जो 8,000 उसने एडवांस किए थे, वो क्या मिलेंगे? तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि यस, उसको मिलेंगे। अभी के करंट लॉ के हिसाब से ब्रह्मोदत्त को ये पैसे मिलेंगे। तो सेक्शन 65 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी एडवांटेज लेती है किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस पार्टी को दूसरे पार्टी को कंपनसेशन करना होता है जो एडवांटेज दूसरी पार्टी, जैसे यहाँ पे धर्मोदास घोष ने एडवांटेज लिया था तो अब उसे कंपनसेशन पे करना होगा ब्रह्मोदत्त को। लेकिन उस टाइम पे ये कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था ब्रह्मोदत्त को। तो हमने फैक्ट्स भी डिस्कस कर लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्री कंसेंट पे। तो फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। तो कंसेंट कौन सा फ्री है? जब वो इन सारे चीज़ों से फ्री है। तो कोअर्सन से फ्री है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21 एंड 22। तो कोअर्जन का मतलब क्या हुआ? कोअर्जन मतलब हुआ किसी भी फोर्स के थ्रू, किसी दबाव के थ्रू अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है तो वहाँ पे उसे कोअर्जन बोला जाएगा। सेक्शन 15 में कोअर्जन लिखा हुआ है। तो सेक्शन 15 ये बताती है कि कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी और द अनलॉफुल डिटेनिंग or threatening to detain any property to the prejudice of any person, whatever with the intention of causing any person to enter into agreement। तो वो सारे फॉरबिडन एक्ट करना जो इंडियन पीनल कोड में अनलॉफुल डिक्लेयर किए गए हैं, और किसी भी पर्सन को अनलॉफुल डिटेन कर लेना और उसको थ्रेट करना कि उसकी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी ऐसा वैल्यूएबल एसेट्स उस पर्सन का नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, तो उस केस में ये कोअर्जन बोला जाएगा। तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस बात करते हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में दिया गया है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ये है कि अगर कोई भी पार्टी के बीच में रिलेशनशिप है, ऐसे रिलेशनशिप है जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन पे डोमिनेट कर सकता है, तो उस केस में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहा जा सकता है। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के एग्जांपल है जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, यहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। तो कोई भी वैसी रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट से वो रिलेशनशिप बनी हो तो उसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो भी एक एग्जांपल है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का। तो इस तरह जो भी रिलेशनशिप ट्रस्ट के आधार पे बने हैं तो उनको हम लोग फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। और अगर कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के दबाव में जाके बना है कि बहुत अत्यधिक इन्फ्लुएंस है जो कि नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा और ये फ्री कंसेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अगर ये सब कॉन्ट्रैक्ट बिना फ्री कंसेंट के है तो वो क्या होगा। तो बहुत बार क्या होता है कि एडवाइस पेरेंट्स सही भी देते हैं, तो वो कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया था कि अगर पेरेंट्स एडवाइस दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी एडवाइस जो कि ज़रूरत से ज़्यादा हो और जहाँ पे एग्रीमेंट कुछ ऐसा हो जो कि बिल्कुल जिससे पता चल सके कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस के बिना उस पर्सन ने किया ना हो, वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है और वो फ्री कंसेंट नहीं कहा जा सकता है। तो फ्रॉड का डेफिनेशन बहुत क्लियर है। फ्रॉड सेक्शन 17 में क्लियरली बताया गया कि कुछ ऐसा फैक्ट सजेस्ट करना जो कि ट्रू नहीं है, और वो जो अगर एक पर्सन, मान के चलिए 2 पर्सन है ए जानता है कुछ फैक्ट रॉन्ग है लेकिन वो बी को सजेस्ट करता है जिससे बी सही मान लेता है और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर जाता है, तो वहाँ पे उसे इस केस में फ्रॉड कहा जाएगा। तो उसी तरह 5 कंडीशन सेक्शन 17 में दिए गए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 को पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो इसी से रिलेटिव कुछ भी, जैसे एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, कंसील किसी भी तरह कंसील करके कोई भी तरह जिस तरह से फ्रॉड करना, तो उसे फ्रॉड कहा जाएगा। तो अब यहाँ पे फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? तो मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ कि द पॉजिटिव एजर्शन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट
ऑफ दैट विच इज ट्रू दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू। यहाँ पे अब मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बिल्कुल ही मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में ये डिफरेंस है कि फ्रॉड जो होता है उसमें इल इंटेंशन होता है पर्सन का। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मान के चलिए, मैं सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ, ए और बी दो पर्सन है। तो ए यहाँ पे ये मानता है कि मेरे पास एक कार है, जो ए के पास है वो ये फैक्ट मानता है क्योंकि उसे पता था कि मेरे पास एक कार है। लेकिन ए को ये नहीं पता होता है कि उसकी कार चोरी हो गई। अब वो बी से उस कार के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ए को ये पता नहीं है। अगर ए को ये पता होता कि उसकी कार चोरी हो गई है तो वो फ्रॉड के अंदर कवर होता, लेकिन यहाँ पे ए को ये पता है कि उसके पास कार अभी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में इतना डिफरेंस है कि फ्रॉड में इल इंटेंशन होता है, पार्टी को पता होता है और वो जान के कुछ भी चीज़ें फैक्ट गलत बताते हैं, और मिस रिप्रेजेंटेशन में वो सिर्फ एक गलत, उनका इंटेंशन सही होता है लेकिन वो चीज़ें गलत होती है। तो अब हम लोग मिस्टेक सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2021 देखेंगे। तो सेक्शन 20 ये बताता है कि एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। और 21 अगर कोई भी मिस्टेक ऑफ लॉ है तो वहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ को एक मिस्टेक नहीं माना जाता है। कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस कंट्री का लॉ उसे पता होगा। और सेक्शन 22 ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर मिस्टेक टू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे ये कहा जाता है सेक्शन 22 में कि अगर एक कोई पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। और यहाँ पे सेक्शन 20 में ये कहा जाता है कि अगर दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तो वहाँ पे वॉइड होगा, और इस दोनों केस में वॉइडेबल नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ फ्री कॉन्सेंट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट जितने भी बिना सेक्शन, जैसे कि सेक्शन 19 हमें बताता है कि इफ़ द कंसेंट टू द एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, it is voidable at the option of the party whose consent was so caused। तो ये सारे सेक्शन 19 ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अगर एक पार्टी चाहती है तो उसे वॉइडेबल कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो ये पार्टी के ऑप्शन पे होता है। अब सेक्शन 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए ये सेम बात की गई है कि अगर पार्टी चाहती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट की ये ड्यूटी होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस में कि अगर दूसरे पार्टी जो कि एडवांटेजियस पोजीशन पे, अगर उसने कुछ बेनिफिट अटेन किए है दूसरे पार्टी से, तो वो कोर्ट जो भी प्रॉपर अमाउंट जो कोर्ट को लगता है कि सही होगा तो वो दूसरी पार्टी को कंपनसेट करवा सकती है। तो अब हम लोग ने देख ही लिया था कि सेक्शन 20 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और अगर एक पार्टी है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि एक पार्टी है। और वही सेम है कि लॉ, अगर किसी भी पार्टी को लॉ नहीं पता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट बात करने वाले हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के बारे में। तो सेक्शन 23 से हमें ये पता चलता है कि कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं और कौन से नहीं है। तो सेक्शन 23 हमें 3 बातें बताता है। सबसे पहला है कि कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा पॉइंट है कि अगर वो वैस कंसिडरेशन इस नेचर का हो, अगर उसको परमिट कर दिया जाए तो वो किसी भी प्रोविज़न ऑफ लॉ को डिफीट कर सकता है, मतलब किसी भी प्रोविज़न को के पर्पस को वो ख़त्म कर सकता है। तो वहाँ पे उस केस में उस कंसिडरेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल इसका है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वेवर ऑफ राइट्स की बात करता है तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि वो लॉ को डिफीट कर सकता है, किसी भी लॉ के प्रोविज़न को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रोविज़न को डिफीट कर सकता है। और दूसरा है कि अगर कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट हो तो प्लस डिफीट प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। तीसरा पॉइंट है कि अगर इसमें इंजरी इन्वॉल्व होता है तो उस केस में ये कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा और इस अनलॉफुल होने के कारण ये वॉइड हो जाएगा। अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट के कारण एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 26 हमें बताता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। तो अब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसमें पार्टी को कहा जाता है कि यू कैन नॉट मैरी, तो वो वैसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। सेक्शन 27 अब ये बताता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वो वॉइड होगा, क्योंकि हमने सेक्शन 23 में ये देखा था
कि अगर कोई भी ऐसा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के प्रोविज़न को डिफीट करता है तो वहाँ पे वो वॉइड होता है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम टू ट्रेड, कैरी बिजनेस, जॉब्स ये राइट देता है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो वॉइड होगा सेक्शन 29। और यहाँ पे मैं सेक्शन 28 भूल गया। सेक्शन 28 है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वो वॉइड होगा। अगर कोई पर्सन किसी से एग्रीमेंट कर रहा है कि कोई दूसरा पर्सन उस पर सू नहीं कर सकता है तो वहाँ पे उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सेप्शन इसके खुद पढ़ लेना। फिर सेक्शन 29 ये बताता है कि एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो कि अनसर्टेन है तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। फिर सेक्शन 30 ये बताता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, तो वो वॉइड हो जाएगा। तो ये थे 4 कंडीशन, अगर 4 पॉइंट जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट उसको फुलफिल करता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल लव टू रिप्लाई। थैंक यू गाइज, बाय बाय।